नमस्कार आप सबको। और आज सिवान टेक सेंटर आया हुआ है वी केयर के ऑफिस। तो अभी हम दोनों के बीच कुछ बातचीत होगी और जनरली हम लोग बात करने आए हैं कि जैसे मैं कुछ समझना चाहता हूँ कि एज आम आदमी की इन्वेस्टमेंट में मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। और ये जो टर्म है म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये जनरली जैसे कि जब कॉलेज में जब हम लोग थे तब भी सुनते थे, लेकिन उस समय पता नहीं चलता था कि ये है क्या है। लगता था कि बहुत हाई फाई टर्म है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। ये सारी चीजें लगती थी कि ये हम लोगों के लिए नहीं बनी है, ये तो बहुत ही हाई फंडो लोग यूज करते होंगे इसको। तो ये हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं नीलेश वर्मा, जो कि वी केयर के फाउंडर हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो मेरा वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब एक बेसिक जो कि एक स्कूल का बच्चा भी समझ पाए, कॉलेज का भी स्टूडेंट समझ पाए, इस तरीके से आप क्या समझा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो आप बहुत सही बात बोले हैं कि शेयर मार्केट एक हवा जैसा था। खास तौर पे हम लोग के अगर देखा जाए हम लोग के एरिया में, अगर गुजरात और मुंबई सब छोड़ दिया जाए तो शेयर मार्केट हवा ही है। आज भी लोग शेयर मार्केट नाम से डर जाते हैं कि पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ को अभी आम आदमी के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत सही चीज़ है। तो गवर्नमेंट का ही एक सेबी एक बॉडी है जो इसको रेगुलेट करता है, जिसने कि इसको इस तरह से डिजाइन किया है। एक तरह से ट्रस्ट है, जो इंडियन ट्रस्ट लॉ है उससे ये सारी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं और एक ट्रस्ट बनाया गया है। और इसके थ्रू आप एक आम आदमी जो ठेला भी चला रहा है वो भी अपना एसआईपी कर सकता है और शेयर मार्केट का जो एक बेनिफिट है वो ले सकता है। ऐसा नहीं कि अब कोई करोड़पति है तो सिर्फ वही उसका फायदा उठाए। पहले ये था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो रही है। और हम लोगों का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको हम गए किसी को या फिर उसका इन्वेस्टमेंट कराए, ऐसा ये मोटिव मेरा ये नहीं है। मेरा काम करने का मोटिव ये है कि अवेयरनेस फैले, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि लोग इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और जो पुराना जो चलता आ रहा है, जो सिस्टम इन्वेस्टमेंट का जो पहले का तरीका है, उससे लोग थोड़ा सा निकले। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो उसी में मतलब दिन जो अपना डेली रूटीन है उसी में लोग उलझे रह रहे हैं। और फंड का उनके पास आज भी दिक्कत है, आज से 10 साल के बाद भी वही दिक्कत है, 15 साल के बाद वही दिक्कत है। बेटा की शादी है, बेटी की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, उस टाइम भी वो लोन के चक्कर में पड़ रहा है। तो अगर अभी से तैयारी करें कि हमको 20-25 साल में इतना पैसा चाहिए, तो एसआईपी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे ज़्यादा फायदा कोई नहीं करा सकता उसका। अच्छा, तो ये एक काफी अच्छा इंफॉर्मेशन था। और दूसरा जो प्रश्न ये आ रहा था देखने में कि मेरे भी जैसे दोस्त हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ये पूछते हैं कि मिनिमम क्या अमाउंट रखना चाहिए। जैसे किसी के पास सिर्फ 500 रुपये बचते हैं, किसी के पास 1000 रुपये बचते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 50,000 रुपये। उनको लगता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, मेरा पैसा जो है डूब जाएगा, तो इसको मैं सेव ही कर लेता हूँ और फिर वो 50,000 का 50,000 ही रहता है। तो ये मिनिमम या मैक्सिमम ऐसे कैसे देखेंगे? अभी जैसे मैंने कहा कि आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड आया हुआ है, तो अब कुछ जो कंपनियां हैं वो आपको 100 रुपये का भी एसआईपी करने के लिए वो ऑप्शन दे रही हैं। अच्छा, 100 रुपये बहुत बहुत बड़ा चीज़ है। आप अगर 100 रुपये बचाने के लिए अगर भी उतना भी ना बचा पाए तो फिर तो आपका कमाना बेकार है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आप महीने का 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये नहीं बचा, 1000 रुपये मतलब क्या, 30 रुपये, 33 रुपये डेली का हुआ। और 1000 रुपये के आप एसआईपी नहीं चला पा रहे तो फिर तो आपका काम ही करना फिर बेकार है। बहुत लोगों मैंने देखा हुआ है जो हमें से जुड़े हुए हैं, तो पॉकेट खर्च मिल जाता है। हाँ हाँ, तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो उनका 1000 रुपये एसआईपी नहीं चल पाता। वो जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये मिनट। उसका कारण ये है कि वो अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला उनको ये अपनाना है कि पहले हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, एक टारगेट रखें कि जो कमा रहे हैं उसमें 20% हमको इन्वेस्ट कर ही देना है। उसके बाद जो बचे उसको मुझे खर्च करना है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लोग उल्टा अप्लाई करते हैं, पहले खर्च करते हैं, बचेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। यही गलती है। और ये गलती धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जल्दी जल्दी पता नहीं चलता, 8-10 साल ऐसे निकल जाएगा। बिल्कुल। तो आप जैसे ये बताइए कि अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये भी बहुत हड़बड़ी रहती है कि पैसा कब मिल जाए वापस। मैं अगर 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 1000 रुपये कोई स्टूडेंट भी कर सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पॉकेट खर्च भी 5,000 या 10,000 रुपये आजकल मिलता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि देश में पैसे की कमी नहीं है, वो बस आपके माइंडसेट पे है कि इस चीज़ को कितना आप अवेयरनेस दे रहे हैं। तो अगर एक स्टूडेंट या एक ऐसा बच्चा है जो ग्रेजुएशन से निकल रहा है, 1,000 रुपये अगर वो इन्वेस्ट करता है पर मंथ, तो उसको कितनी जल्दी से जल्दी, जैसे 5 साल या 7 साल कुछ तो होता होगा ना, कि मैं उनको बताऊं या आप उनको बताओगे कि इतने साल के बाद हो सकता है कि आप इतनी रकम जमा कर लो कि आप एक मन पसंदीदा कार या ड्रीम कार आप अपने घर के सामने लेके आओ, या उसके साथ और भी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन दो। तो कितना टाइम लगता है? देखिए, स्टूडेंट की बात अगर करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो माइनर का भी इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो गार्जियन के थ्रू होता है। बिल्कुल। लेकिन जिसकी उम्र 18 से ऊपर है तो वो अपना स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए अगर वो सोचा है ग्रेजुएशन के बाद उसको कोई कोर्स ही करना है जिसमें 3 लाख 4 लाख या 2 लाख जो भी खर्चा आने वाला है, तो अगर वो 18 साल के बाद स्टार्ट कर लेता है तो उसके पास आराम से 3-4 साल मिलेगा। तो वो अगर हर महीने 500,000 रुपये बचाता है तो अपना कोर्स का जो फी है वो आराम से जमा कर सकता है, 3-4 लाख आराम से जमा कर सकता है। तो एक साल में 12,000 रुपये हो गया। अगर 1,000 करके जमा करते हैं तो 4 साल में अगर वो जमा करता है, अगर इंजीनियरिंग में है, वो 18 साल के ऊपर ही जनरली 18 से 22 का एज होता है उस समय, तो 4 साल में 48,000 हुए। तो क्या एक अप्रॉक्स अमाउंट हम बता सकते हैं कि कितना वो रिटर्न और कितने सालों के बाद? 7 साल होगा वो मिनिमम लॉकिंग, क्योंकि उसी में लोग फंस जाते हैं ना कि मेरा पैसा 8 साल के लिए 8 साल के बाद मिलेगा। बट अगर हम उनको ये बताएं, अवेयरनेस दें कि 8 साल के बाद मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत खुशी होगी, या 10 साल के बाद मिलेगा, तो कितना मिनिमम वो लॉक इन होता है और कितना तक अमाउंट मिल जाएगा? जैसे कि 48,000 पे करता है एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट, या कोई और भी सेम अमाउंट डाल सकता है, राइट? देखिए, पहला चीज कि एसआईपी जो है इसमें कई तरह के ऑप्शन है, लॉकिंग वाले भी हैं, बिना लॉकिंग वाले भी हैं। तो आपको देखना है कि आप पैसा कब आपको चाहिए, उस हिसाब से आप फंड सेलेक्ट कीजिए, एडवाइजर के पास जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एडवाइजर से राय लीजिए कि कितना का आप करना है, कितने साल के लिए, तो कौन सा फंड सही रहेगा। और अगर आप 1,000 रुपये भी करते हैं तो आराम से 3 साल में अगर आपको जमा करना है तो 3 लाख रुपए तक आराम से आपको रिटर्न मिल जाएगा, अगर 12% के हिसाब से देखा जाए तो। सॉरी, मैंने गलती बोल दिया, 1,000 रुपये अगर आप कर रहे हैं 3 साल के लिए तो कम से कम आप 50 रुपये इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि 3 साल में आप जमा कीजिएगा 36,000 रुपये। अगर थोड़ा सा 10-12% का रिटर्न देखा जाए तो 50 रुपये का आपके पास फंड आ जाएगा। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा अगर और इसको आप अमाउंट बढ़ा दीजिएगा या फिर टाइम बढ़ा दीजिएगा तो वही पैसा आपका 1 लाख तक आराम से आ जाएगा। तो आप कोई एक छोटा मोटा डिप्लोमा या कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए आप अलग से भी पैसा ढूंढना नहीं पड़ा, आप खुद से कर सकते हैं। और एक और होता है कि जैसे कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट भी होता है इसमें, कि आपको जैसे 1 लाख रुपए मिले तो उस समय फिर आप कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए निकाला और एक बार में खर्च कर दिए, उस 1 लाख में आप 50,000 यूज कर लिए, फिर 50,000 और, या फिर उसको बढ़ा सकते हो। तो ऐसा आपके मन में भी रहेगा कि चलो कुछ पैसे सेव भी हो रहे हैं, ऊपर से फिक्स डिपॉजिट से तो अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने सुना है कि जैसे फंड मैनेजमेंट भी होता है एक चीज। इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, ये आपको एडवाइस दे देंगे, इसके साथ साथ आपको ये और भी एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि अभी क्रेडिट कार्ड, लोन, बहुत लोग, जैसे बहुत लोगों को कॉल आता है, स्टूडेंट खास करके मैंने देखा है कि फाइनल ईयर तक जाते जाते उनका ये ड्रीम रहता है कि एक क्रेडिट कार्ड तो मिल जाए और इससे फिर वो अपना ड्रीम बाइक या फिर ड्रीम फ्लैट ये ले ले। तो ये सारी चीजें भी ये काफी अच्छे से बताते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी चीज पता चला, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2,000 का सिर्फ ले लिया और साथ में उसको लोन पे करना है 50 लाख का, तो ये भी तो एक अच्छी बात नहीं है ना। तो दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। पहली बात तो कि अगर कोई 50 लाख का लोन ले रहा है, हाँ। तो लोन चुकाने लायक होगा तभी उसको लोन मिलेगा। हाँ। ऐसा तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो अगर वो ईएमआई जो बैंक को जमा कर रहा है और उसका आधा भी, जितना लोन का टेन्योर है और उसका आधा भी अगर वो एसआईपी चला ले तो जो इंटरेस्ट वो वहां पे दे रहा है ना, वो सारा उसका वापस रिटर्न आ जाएगा, तो उसका लोन फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ साथ स्टार्ट करें तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप लोन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन जमा कीजिए, लेकिन साथ में उसके आधे अमाउंट पर कम से कम एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका घर से कुछ नहीं जाएगा। आपका जो भी बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं उतना आपको आराम से वापस मिल जाएगा। तो ये बढ़िया है।
जिसके पास बजट होगा वो अपने का आराम से कर सकता है। और जैसे स्टॉक मार्केट पे अब आते हैं, अभी एक मूवी भी आई है स्कैम 92, और मूवी का टाइटल ही ऐसा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे क्या मतलब जो एप्लीकेशन है अभी बहुत सारे, क्या मैं इंस्टॉल करूंगा, इवन क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, तो बहुत सारे लोगों को एक सही नॉलेज चाहिए ताकि उनका पैसा, अगर वो मान लो 5 लाख का अमाउंट वहां डाल रहे हैं, अब जो 500 और 200 रुपए डाले उसमें तो कोई डर नहीं है, ठीक है, 1000 रुपए डाल रहा है तो उसको लगता है कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। बट अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक्स में या फिर कंपनीज के शेयर में या फिर इवन क्रिप्टो करेंसी में, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलूंगा कि इसका अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसे आरबीआई, आईआरडीए और सेबी सबको कंट्रोल कर रहा है, तो इसके लिए अभी कुछ ऐसा बना नहीं है सिस्टम, और ये एक जगह से कंट्रोल भी नहीं होता है, ये सिर्फ वर्चुअल है, पूरा वर्चुअल चलता है, इसका कोई पेपर पे कुछ भी नहीं है। आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई करेंसी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम क्रैश कर जाए तो फिर उसको कोई नहीं ट्रैक कर सकता, आपका पूरा पैसा गया। तो ये बहुत ही हाई रिस्की टूल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसमें मैं किसी को ज़्यादा राय नहीं दूंगा कि इसमें कोई जाए, क्योंकि मैं पर्सनली भी नहीं प्रीफर नहीं करता हूँ इसके बारे में। अभी हाल ही में एक जापानी करेंसी था जिसमें लगभग 145 करोड़ रुपए लोग उसमें डूब गए, उसका सिस्टम क्रैश कर गया, अब वो ट्रैक नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो इसलिए ये अभी कोई माँ बाप नहीं है, हाँ, उसका कोई माँ बाप नहीं, वो गया। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा मैं अभी राय नहीं दूंगा। मतलब ये मानते हैं ना कि कुछ लोग जो है उन्होंने अंधा पैसा बनाया, कुछ लोग हाँ अलग बनाया, जो शुरू में जुड़े हैं वो बना लिए हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा उनका फ्यूचर अब प्रेडिक्ट नहीं मतलब कर कि आप सकते। अगर 10,000 रुपए कमाते हैं तो सिर्फ 200 रुपए डालिए। हाँ, उतना रिस्क ले सकते हैं, उतना खेल ही सकते हैं। वो आप जैसे मूवी आई तो उसमें था ना कि रिस्क है तो रिस्क है, ऐसा कुछ डायलॉग था उसमें। लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, उसको देख के आप मतलब खुद भी एक्साइटमेंट में मत आ जाना, क्योंकि ये मूवी में बहुत अच्छा लगता है। और जो उनके किरदार भी हैं, कौन, गांधी का, प्रतीक गांधी, वो आए थे केबीसी में, तो खुद बोल रहे थे कि नहीं मूवी में ही डायलॉग अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे आप रिस्क है तो वो रिस्क भी आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके पास फंड है करके अपना सारा पैसा लगा देने। हाँ, कुछ परसेंटेज लगाइए, 10% ऑफ योर सेविंग्स या 10% ऑफ योर इनकम, लेकिन वो हायर रिस्क पे है क्रिप्टो करेंसी, ये तो मैं बोलूंगा। हाँ, पैसा बन रहा है, वो बन रहा है। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जैसा कि मैंने बताया कि मूवी भी आई, तो लोगों के दिमाग में ही चलता है कि स्कैम है, हर चीज वहां पैसा लगाया, टीसीएस से पैसा लगाया, अब टीसीएस का क्या भरोसा है? आपने जैसे क्रिप्टो करेंसी तो बोला रिस्की है, अब यहाँ पे क्या रिस्की नहीं है? क्या अभी जो कोविड भी आ गया अचानक से, तो किस हद तक रिस्क है? क्या पैसे रिकवर मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी में जाने में थोड़ा सा रिस्क है, अच्छा, उससे कम रिस्क म्यूचुअल फंड में होता है। अच्छा। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में आप रिस्क है, लेकिन अगर आप सही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं। अब इन्फोसिस या टाटा ग्रुप की कोई कंपनी हो गई या फिर बजाज ग्रुप की कोई कंपनी है, इन लोगों जो बिजनेस बढ़िया अच्छा खासा चल रहा है, तो आप उसको रिसर्च कीजिए। ये नहीं कि अब किसी ने बोल दिया रोड में चलते इस कंपनी में लगा दो, अच्छा। आप गए आंख बंद करके उस कंपनी का शेयर खरीद के रख दिए, तो ऐसा नहीं करना। आप किसी कंपनी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके शेयर का ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर डेली ट्रेडिंग भी लोग करते हैं, तो उसमें बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है, तो ये सबकी बस की नहीं है, इसलिए इसके जगह पर म्यूचुअल फंड है। सब लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते, उतना एक्सपर्ट कोई नहीं है, तो लगाइए पैसा लगाइए। आप एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। म्यूचुअल फंड में मतलब वो आपको प्लेटफॉर्म ही मैनेज करके देता है कंपनी की। इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, अब वो फंड मैनेजर आपको रिटर्न बना के देगा, इसलिए देगा कि अगर वो किसी फंड को मैनेज कर रहा है और रिटर्न नहीं बना पा रहा है, तो फिर इंडस्ट्री में उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वो फिर बेरोजगार हो जाएगा पूरी तरह से, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए कि आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। हाँ, मार्केट के हिसाब से इसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो शॉर्ट टर्म में आप अगर इसको ले देखिएगा तो हो सकता है आपका फंड निगेटिव भी जाए, लेकिन उससे कोई घबराना नहीं है, क्योंकि अभी पीछे कोरोना में लोगों का फंड आधा हो गया था, तो अगर कोई 10 लाख जमा किया तो 5 लाख हो गया था। अच्छा। लेकिन जो एडवाइजर से जुड़े हुए थे, राय ले रहे थे रेगुलरली, तो वो लोग रिलैक्स थे और आज फिर उनका वही रिटर्न अच्छा। इसका समझिए कि म्यूचुअल फंड आपका मैनेज करके दिया जाता है, और स्टॉक्स और शेयर में क्या होता है कि आप अपने रिस्क के कंपनी का हिस्ट्री देख लो कि कैसा है, टीसीएस है, उसके हिसाब से आपके पास अगर लाख या 2 लाख रुपए लगाना है, तो कुछ मान लो कि आप सोच रहे हो कि अगले 1 साल में 2 लाख से मेरा 2,80,000 हो गया, डेट से,
अगर ऐसा तो कंपनी नहीं कंपनी का ग्रोथ अगर आप होगा तो आपका हाँ, हो सकता है वैल्यूएशन सकता मिल है। जाएगा, आपको आराम से हाँ। मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी, अगर कंपनी नहीं है तो फिर तो रिस्क है, और फिर रिस्क है तो हम ये हमेशा ये नहीं बोल सकते कि रिस्क है, फिर कुछ और हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा समरी की आपका स्टॉक्स, सेविंग, आपको फिर बैलेंस भी बना के चलना पड़ेगा, लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे आपको मतलब इसी जगह पे वी केयर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सारा एडवाइस मिल जाएगा। खास करके सिवान में इसका ऑफिस है और भी इसके ब्रांचेस धीरे धीरे आने वाले हैं। तो आप बेझिझक अगर आप सिवान के आसपास हैं या फिर अगर आप दूर भी हैं तो आजकल आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो और एक अच्छा एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट आपका जब बिल्ड हो जाता है, जब आपको कोई ह्यूमन बीइंग से पता चलता है रादर देन कि आप जाके यूट्यूब या आपको वेबसाइट पे आप एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पे आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे आप फेस टू फेस भी कर सकते हो, फोन में बात कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से लेके आएंगे ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।